हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज अपने इस चैनल पर। तो आज मैं एक नया लेक्चर लेकर आया हूं, वह है बायोकेमिस्ट्री का। टॉपिक है फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस। ठीक है, फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं अपने इस चैनल पर 5 लेक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं फैटी एसिड ऑक्सीडेशंस के बारे में। ठीक है, तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के बारे में मैं अपने चैनल पर बता चुका हूं। कंप्लीट लेक्चर्स है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स। आज हम फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस का आज फंडामेंटल तैयार करेंगे। आज बेसिक्स पढ़ेंगे, क्या है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, इस पाथवे को कौन सा पाथवे फॉलो करता है, स्टार्ट कहां होता है, क्या लोकेशन है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर फैटी एसिड को सिंथेसाइज करना है तो इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। फिर अगले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर पाथवे स्टार्ट करेंगे, जिसमें बताएंगे आपको कि फैटी एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है एंजाइमेटिकली। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें तो हम कहेंगे कि फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस की हम बात करें तो ये कंडेंसेशन ऑफ C2 यूनिट्स, 2 कार्बन का बना हुआ एक मॉलिक्यूल्स होगा, उसको कंडेंस करते जाओ, मतलब आपस में जोड़ते जाओ, दो मॉलिक्यूल को जोड़ते जाओ आपस में, तो आपको एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड बन जाएगा। यानी कहा जाए तो आप सबको पता है कि फैटी एसिड का जब मैंने बीटा ऑक्सीडेशन किया था तो क्या हुआ था, इसमें हुआ यह था कि क्लिप टू रिलीज C2 यूनिट। जब आप फैटी एसिड को तोड़े थे तो क्या हुआ था, 2 कार्बन का एक यूनिट एसिटाइल कोए बन के बाहर निकल रहा था, और उसी एसिटाइल कोए को जोड़ दे, कंडेंस कर दे, तो हमारा फैटी एसिड का सिंथेसिस हो जाता है। यही है फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। क्या है सिंथेसिस, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड्स आर असेंबल्ड इन अ रिपीटिंग 4 स्टेप सीक्वेंस। आगे आपको पढ़ाएंगे फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का पाथवे, वहां बताएंगे टोटल 4 स्टेप है। जब ये 4 स्टेप कैरी आउट किए जाते हैं तब आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड बनता है। इसी 4 स्टेप को, ठीक है, अगर बात करें तो इसी 4 स्टेप को, स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4, इसी 4 स्टेप को बार बार रिपीट करते जाओ, आपका 2 कार्बन यूनिट आपस में कंडेंस होता जाएगा और आगे चल करके एक लॉन्ग चेन कार्बन फैटी एसिड का बनकर तैयार हो जाता है। 4 स्टेप रिपीटिंग रिएक्शंस इसमें असेंबल होता रहता है। ठीक है, कल को स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बनाकर आते हैं। सर की आदत है कि सेक्शन सी में 4 से 5 स्टेटमेंट दे देंगे, कहेंगे कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको सारा स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो 4 स्टेप चला एंजाइमेटिक रिएक्शंस, कौन सा एंजाइम इस 4 स्टेप को कैरी आउट करा रहा है, तो हम बताएंगे कि यहां पर फैटी एसिड सिंथेस, इसको शॉर्ट में देखिएगा, किताबों में अक्सर लिखा रहता है, शॉर्ट में लिखा रहता है FAS लिखा रहता है, फैटी एसिड सिंथेस आपका FAS लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस। तो इसमें एक एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेस, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में फंक्शन एक ही करता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आगे इस पर चर्चा करेंगे, ये भी याद रखिएगा। और ये जो आपका 4 स्टेप का जो प्रोसेस चलता है, ये सारे ऑर्गेनिज्म में यही 4 स्टेप चलता है, बट उस 4 स्टेप को कराने के लिए एंजाइम में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। आगे इस पर चर्चा करेंगे
कैसे क्या करता है, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ना हो कि कल को क्वेश्चन पूछ दे कि ऑल द 4 स्टेप्स ऑफ फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अकर्स डिफरेंटली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। नहीं, चारों स्टेप सेम ही होता है सारे ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें या हम बात करें कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होता है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स भी है और यूकैरियोट्स भी है। तो यूकैरियोट्स में भी चलेगा और प्रोकैरियोट्स में भी चलेगा। यूकैरियोट्स की बात करें तो प्लांट हो या एनिमल्स हो, इन दोनों में आपका फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस चलता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की बात करें तो आपका बैक्टीरिया हो गया। तो बैक्टीरिया में भी यही फैटी एसिड का बायोसिंथेटिक पाथवे चलता रहता है। तो यहां तक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि फैटी एसिड बायोसिंथेसिस क्या है, कहां होता है, क्या क्या चीज है इसमें। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे कि फैटी एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। व्हाट आर ऑल द कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। यह आपको याद करने की जरूरत है। कल को यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि आपको एसिटाइल कोए चाहिए। आपको पता है कि एसिटाइल कोए क्या है, 2 कार्बन का है। एसिटाइल कोए चाहिए, उसका एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। फिर मैलोनिल कोए, आगे बताएंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे डिटेल में अगले लेक्चर्स में। मैलोनिल कोए 3 कार्बन का होता है। सॉरी, हाँ, यहां ये 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, लेकिन ये 2 ही कार्बन के यूनिट को डोनेट करता है। मतलब एसिटाइल कोए और मैलोनिल कोए दोनों ही जरूरत है फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्लियर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपको। आशा करता हूं समझ पा रहे हैं आप। दूसरी बात, इसको NADPH चाहिए। इसको NADPH, क्या है NADPH? ये इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का डोनर है। ठीक है, इसको हम कभी कभी कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। इसकी जरूरत है जितने भी बायोसिंथेसिस पाथवे चलते हैं, फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस हो, प्रोटीन का बायोसिंथेसिस हो, अमीनो एसिड का बायोसिंथेसिस हो, तो बायोसिंथेटिक पाथवे में देखा गया है NADPH का बहुत बड़ा रोल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत लोग NADPH को NADH से कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर होता है FAS, फैटी एसिड सिंथेस। ये जो आपका 4 स्टेप रिएक्शन चलता है ना, उस 4 स्टेप को यही फैटी एसिड कैरी आउट करता है। ठीक है, आशा करता हूं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी, आंख में कुछ चला गया है, सॉरी। अब आगे देखते हैं ACP। ACP की भी जरूरत पड़ती है। ACP क्या है? एसाइल कैरियर प्रोटीन इसका फुल फॉर्म है। आपको याद होना चाहिए, जिस तरीके से फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए कोएंजाइम A, CoA की जरूरत थी, उसी प्रकार फैटी एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए ACP की जरूरत पड़ती है। इसमें होता क्या है, जो आपका एसिटाइल ग्रुप है फैटी एसिड का, वह ACP के साथ एस्टरीफाइड होकर के उसको एक्टिवेट करते हैं। मतलब ये ACP है तो साथ में आप एसिटाइल ग्रुप जोड़ दीजिए और इसको एक्टिवेट कर दीजिए। अगर ACP नहीं होगा, रिएक्शन कैरी आउट नहीं हो सकता है। ये कैरियर है फैटी एसिड का, इन केस ऑफ फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा कंपोनेंट है, यानी 5वां, HCO3 बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट करता क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्यों देता है, जरा देखो, आगे जब पढ़ाएंगे आपको कि मैलोनिल कोए आया कहां से, तो ये मैलोनिल कोए जो है, इसकी सिंथेसिस की गई कैसे?
जब आप एसिटाइल कोए पर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, इस पर ACC एंजाइम डालेंगे, आपको मेलानिन कोए बना देगा। तो मेलानिन कोए को बनाने के लिए एसिटाइल कोए पर एक कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ना पड़ता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां से है? बाइकार्बोनेट से आता है। याद रखिएगा, कल को यह भी पॉइंट पूछ सकता है आपसे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीपी, अब एटीपी की क्या जरूरत है देख लो। जब आप मेलानिन कोए को बनाएंगे एसिटाइल कोए से, इस रिएक्शन को कराने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। एटीपी इस्तेमाल नहीं करोगे, रिएक्शन फेल कर जाएगा। ठीक है? क्लियर? एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और बताते हैं, यहीं पर लिख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना है एसिटाइल कोए में, तो उसके लिए जरूरत है बायोटीन नाम का आपका क्या? कोएंजाइम। अगर बायोटीन नाम का जो विटामिन जो आपका है कोएंजाइम, अगर बायोटीन कोएंजाइम नहीं दोगे फैटी एसिड सिंथेसिस में, तो मेलानिन कोए नहीं बनेगा। और जब मेलानिन कोए बनेगा ही नहीं, तो फैटी एसिड का सिंथेसिस आप कर ही नहीं सकते हो। इसके भी बहुत बड़ी भूमिका देखी गई है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आशा करता हूं आप चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने एसीसी लिखा था ना, वही एसीसी है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोए को मेलानिन कोए में कन्वर्ट करने के लिए इस एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं। आई समझ में बात? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रही है? क्लियर है सबको? कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखना, जवाब जरूर मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट थी हमें, जिसकी जरूरत है हमें, जिसको इस्तेमाल करके आप फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब सवाल यह है, ये जो वेरियस कंपोनेंट है आया कहां से? कौन ऐसा सोर्स है जो दे रहा है? तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। जैसे कि इसमें एक है एसीपी। एसीपी आपका साइटोसोल में ही पाया जाता है। एसीपी साइटोसोल में पाया जाता है, वहीं से आता है। ठीक है? दूसरा आपका बाइकार्बोनेट, यह बाइकार्बोनेट भी साइटोसोल में पाया जाता है, वहीं से आता है। एटीपी भी साइटोसोल को पता है ना, साइटोप्लाज्म को साइटोसोल कहते हैं। एटीपी भी साइटोसोल से आता है। कैसे? तो आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में ये कार्बोहाइड्रेट की ग्लाइकोलिसिस हो रही है, यानी ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हो रही है। वह टूटेगा तो वहां से एटीपी निकलेगा, वही एटीपी यहां आकर काम कर जाता है। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एसिटाइल कोए कहां से आया? साइटोप्लाज्म में तो एसिटाइल कोए नहीं बनता है। कहां से आया एसिटाइल कोए? तो एसिटाइल कोए आता है माइटोकॉन्ड्रिया से आता है एसिटाइल कोए। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल कोए को बाहर निकाल के साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है ताकि फैटी एसिड का सिंथेसिस हो पाए। ठीक है? याद रखना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है NADPH। अगर आप NADPH नहीं देंगे, फैटी एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। याद रखना। इन केस ऑफ मैमल्स एंड माइक्रोब्स, मैमल्स और माइक्रोब्स के केस में ये NADPH पेंटोज फॉस्फेट पाथवे उनके साइटोसोल में चलता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसमें बहुत सारे 5 कार्बन के इंटरमीडिएट बनते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप राइबोज बना सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज बना सकते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। वहीं पर NADPH निकलता है। अगर इस पाथवे को आप हैम्पर कर देंगे, NADPH नहीं निकलेगा, फिर क्या होगा? फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। दूसरी बात, प्लांट के फोटोसिंथेटिक सेल जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है, आप सबको पता होगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा जो होता है, उसी स्ट्रोमा में आपका ये NADPH पाया जाता है। और ये NADPH क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन बनता है। ठीक है? यहां पर लिखा जाए तो ये क्या है? लाइट रिएक्शन जो होता है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में, ये लाइट रिएक्शन करता है, क्या है? सिंथेसाइज व्हाट? NADPH।
लिख लीजिए। क्यों बता रहा हूं, कल को यहीं से सवाल आ सकता है कि NADPH का सोर्स प्लांट सेल में कहां से आता है, तो क्लोरोप्लास्टोमा में ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई समस्या नहीं है तो अब लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया जा रहा हूं। अगर आप फैटी एसिड सिंथेसिस की बात करें, फैटी एसिड सिंथेस की बात, जो एंजाइम्स इसकी बात करें, इस एंजाइम का फंक्शन प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, सभी में सेम है कि 4 स्टेप रिएक्शन कराता है। बट डिफरेंस कहां आ गया, डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। मैंने लिख रखा है बैक्टीरिया प्लांट में कैसा होता है, ईस्ट में कैसा है, वर्टिब्रेट में कैसा है, मैमल्स में कैसा है। अगर बैक्टीरिया प्लांट की बात करें तो 7 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड होते हैं उस फैटी एसिड सिंथेस में, सॉरी फैटी एसिड सिंथेस में 7 पॉलीपेप्टाइड चेन है, और सातों पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग एक्टिविटी शो करते हैं। 7 पेप्टाइड चेन 7 एक्टिविटी अलग अलग पेप्टाइड चेन में, याद रखना। ईस्ट की बात करोगे वही 7 एक्टिविटी चलेगा, लेकिन सिर्फ 2 पॉलीपेप्टाइड के बीच में सिमट जाता है। यानी इस सेल में फैटी एसिड सिंथेज में सिर्फ 2 ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जो सातों एक्टिविटी को कैरी कराता है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं गया हूं, ठीक है, आपको मन हो आप जा सकते हैं। वर्टिब्रेट की बात करें, वर्टिब्रेट की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो यहां पर 7 एक्टिविटी सिंगल पॉलीपेप्टाइड में होता है। एक बहुत लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें सातों एक्टिविटी कैरी कराया जाता है फैटी एसिड सिंथेज का। तो फैटी एसिड सिंथेज जो एंजाइम है, ये बैक्टीरिया, प्लांट, ईस्ट, वर्टिब्रेट में अलग अलग होता है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन 7 एक्टिविटीज सभी में सेम होते हैं। ये दिमाग में बैठाइएगा, कल को इसमें से स्टेटमेंट बना के आपसे CSIR पूछ सकता है। ठीक है, आई समझ में बात, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में लिखना, जवाब जरूर मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा सारी बात समझा दूं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी यहीं पर समाप्त होता है, और ये रहा आपके सामने में कुछ सेटअप क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है, मुझे पता है बच्चे क्वेश्चन नहीं बनाते, सिर्फ याद करते, सब भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। क्वेश्चंस बनाओ, नहीं भूलोगे। कुछ सेटअप क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए सारे बच्चे। ये पहला क्वेश्चन है, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, खुद से बनाइए, कोशिश कीजिए। इस लेक्चर के 10 मिनट के बाद इसमें दिए गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा, उसको कृपया करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चंस आपके CSIR के पेपर से उठाया गया है, 2018 के पेपर से उठाया गया है। ये मैचिंग मैच द कॉलम में बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बना लोगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, बहुत जरूरी है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, इस सवाल को बनाइए। इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जो पढ़ाया है मैंने उसी पे क्वेश्चन सेट किया गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ता हूं। ये 5वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, कोशिश कीजिएगा बनाने का। ये सारे के सारे क्वेश्चन CSIR के पैटर्न पर ही सेट किए गए हैं। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। 10 मिनट के बाद आप वापस जरूर आना इस लेक्चर को देखने के बाद में, ताकि इसका सॉल्यूशंस का वीडियो आप देख सको। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाल के मेरे लेक्चर को देखा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दूर दूर तक बहुत जरूर पहुंचाना। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल की घंटी दबाते रहना। और जो बच्चे CSIR का तैयारी कर रहे हैं, 19 को पेपर हो चुका है,
दूसरा पेपर 21 नवंबर को होगा, तीसरा शायद 24 या 26 नवंबर को है। अभी सिर्फ और सिर्फ बैक ईयर क्वेश्चन बनाओ, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ भी नया मत पढ़ो, क्योंकि जो तुम प्रैक्टिस करके जाओगे वही काम आएगा एग्जाम में, नया सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि CSIR करता क्या है ना, पुराने सवाल को ही ये थोड़ा सा घुमा फिरा करके लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन वापस उन्हें डाल देते हैं। आपको सिर्फ कंसेप्ट पकड़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। लेक्चर जरूर देखना, मैं इंतजार करूंगा कि आप जरूर लेक्चर देखोगे। बाय, टेक केयर।